हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 8 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम देखेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में, कालबेलिया कम्युनिटी और वो कल्चरल रूप से कितनी इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे। साथ ही सेंटोरिनी आइलैंड के बारे में देखेंगे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में देखेंगे कि क्या उसके फंक्शंस हैं या वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करती है। साथ ही हम देखेंगे ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स के बारे में और निपुण भारत स्कीम के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट बाय इंडिया। सो यहाँ पर भारत द्वारा जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a joint venture between India, Iran, and Afghanistan. Second, it is located on the southern east coast of Iran along the Gulf of Oman. And third, it aims to provide India with an alternative trade route to Central Asia bypassing Pakistan. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। आपको बताना है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर उससे संबंधित कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, while Afghanistan was initially envisioned as a key partner and beneficiary, the Chabahar port is primarily a bilateral agreement between India and Iran. So Afghanistan's involvement has been complicated by political developments there. So the US government is currently reviewing the sanctions waiver granted to India for the Chabahar port project, which could impact India's connectivity plans with the Central Asia. So इस वजह से ये जो पोर्ट प्रोजेक्ट है ये अभी काफी चर्चा में रहा है। चाबहार की बात करें तो ये ईरान का एक ओशनिक पोर्ट है नियरेस्ट टू इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड इन सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस ऑन द मकरान कोस्ट। सो इट लाइज इन द गल्फ ऑफ ओमान। चाबहार पोर्ट में दो मेन पोर्ट शामिल हैं जो कि है शहीद कालांतरी पोर्ट एंड शहीद बेहिश्ती पोर्ट। So Iran had offered India the project of developing the Shahid Beheshti port, which was well received by India. So ये जो MOU साइन हुआ था चाबहार पोर्ट को लेके ये हुआ था मई 2015 में। और फिर 2016 में एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट हुआ था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के मध्य, जिसको बाद में चाबहार एग्रीमेंट या फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर के नाम से जाना गया। इस अग्रीमेंट का एम है टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन द थ्री कंट्रीज बाय यूटिलाइजिंग द पोर्ट ऑफ चाबहार इन ईरान एज द की ट्रांजिट पॉइंट। अगर हम इंडिया और ईरान के इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो इंडिया ईरान बायलेटरल ट्रेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 वाज $2.33 बिलियन, showing a year-on-year growth of 21.76%. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Kalbelia community, known for its traditional snake charming and dance, primarily resides in which Indian state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो कालबेलिया समुदाय जो अपने पारंपरिक सांप नृत्य के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में रहता है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
सो कालबेलिया कम्युनिटी ये रहती है राजस्थान में। आप देख सकते हैं द कालबेलिया कम्युनिटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड देयर ट्रेडिशनल डांस ऑफन कॉल्ड सपेरा डांस या इसको स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ राजस्थान कल्चरल हेरिटेज। सो अ ईयर ओल्ड नाइट स्कूल in Ajmer's Kishangarh Tehsil is unlocking new opportunities for Kalbelia women, providing them with access to education and empowerment. सो इस स्टेप के बाद ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है ये काफी न्यूज में रही है। देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग देयर यूनिक डांस फॉर्म म्यूजिक एंड ट्रेडिशंस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। सो आप ध्यान रखेंगे ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है ये जो थार डेजर्ट का एरिया है वहां पर ये रिसाइड करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Santorini Island is geologically significant due to which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो सेंटोरिनी द्वीप है वो निम्नलिखित कारणों से भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम अ मेटेरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर, सेकंड the occurrence of one of the largest tsunamis recorded in the Pacific Ocean, and third the presence of longest active fault line in Europe, and last its history of massive volcanic eruptions causing caldera collapse। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जियोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री ऑफ मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस कॉजिंग कॉलेरा कोलैप्स। आप देख सकते हैं सो दिस सेंटोरिनी आइलैंड इज लाई इन द सदर्न एजियन सी 200 किलोमीटर साउथ ईस्ट फ्रॉम द मेनलैंड और इसकी कैपिटल है फिरा। So it is a part of the southern Cyclades, around 2200 Greek islands in the southern Aegean Sea, with an area of approximately 73 kilometers square, located on the Hellenic volcanic arc, a chain of islands formed by the volcanic activity. सो ये जो सेंटोरिनी आइलैंड है इसके कई यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि ये बीचेस के लिए काफी फेमस है, वाइन्स के लिए, अक्रोटिरी विंड्स एंड ईयर राउंड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। सो इन वजहों से ये काफी ज्यादा फेमस रही है। सो सेंटोरिनी इज ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन ग्रीक्स वॉल्केनिक आइलैंड एंड इट हैज एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सेंटोरिनी आइलैंड है ये जो सदर्न एजियन सी है वहां पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल। आपको बताना है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आप देख सकते हैं द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज a statutory body under the Ministry of Power in the Government of India.
और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1951 में एंड इट्स प्राइमरी रोल इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन इंडिया. So this authority is responsible for monitoring the performance of the electricity grid, ensuring grid stability, setting technical standards for power generation, transmission and distribution, and also advising the government on the issues related to electricity. So apart from this, it also plays a key role in planning the development of power plants and renewable energy projects across the country. इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो वर्तमान समय में जो कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर. And the ministry is charged with overseeing electricity production and infrastructure development, including generation, transmission, and delivery, as well as maintenance projects. और इस मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया था 1992 में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country topped the Global Digital Wellbeing Index with the highest score in the online safety and parental support? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऑनलाइन सुरक्षा और अभिभावकीय सहायता में सर्वोच्च स्कोर के साथ कौन सा देश ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है. आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इस इंडेक्स में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. आप देख सकते हैं इंडिया टॉप्ड द ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 67 आउट ऑफ 100, excelling in online safety and parental support. So India ranked first in online satisfaction with 58% of the respondents content with their digital experiences. And India had the strongest support network with the young people having 9 to 12 sources of guidance including parent and teachers. So parental engagement increased with 70% of the parents regularly monitoring their teens' online activities, up from 62% in 2023. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statements regarding निपुण भारत is are correct? So यहाँ पर निपुण भारत योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है It was launched in 2021 by the Ministry of Education to ensure foundational literacy and numeracy. Second, the initiative targets children in the age group of 3 to 9 years, covering preschool to grade 3. And third, it is implemented under the centrally sponsored Samagra Shiksha scheme. And fourth, a 5-tier implementation structure at the national, state, district, block, and school levels have been established for the mission across all states and union territories. और आपको बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने ऐसे या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि निपुण भारत से संबंधित करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहां पर ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं निपुण भारत वाज लॉन्च्ड इन 2021
under the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, and its goal is to ensure that every child in India acquires foundational literacy and numeracy skills by the end of grade 3 by 2026, 6 and 2027. सो आपने देखा कि निपुण भारत ये जो योजना है ये 5 टीयर स्ट्रक्चर के तहत इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिसमें कि शामिल है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड देन स्कूल लेवल, and it is being implemented across all states and union territories. So this mission applies to government aided and private schools, ensuring a universal approach for foundational literacy. And the initiative is monitored through performance indicators, and states and UTs are required to submit their progress reports. तो निपुण भारत योजना की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, सॉरी, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।